A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. So today's topic section second B का ही part है. Slide देख लेते हैं एक बारी. Yes. Yes. Hello friends. This is Kanchan Gupta. So आज का जो topic है that is contemporary model है part 2. First जो part में we have covered the discipline, competency, activity, social reconstruction. हमने ये 4 जो है वो कंप्लीट कर लिए थे. नाउ आज हम प्रॉब्लम ऑनवर्ड्स हम जो है CIPP मॉडल तक कंप्लीट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं ये. कंटेम्प्रेरी मॉडल्स हैं. कंटेम्प्रेरी मॉडल्स का सेकेंड पार्ट है. लास्ट टाइम वी हैव कवर्ड ट्रेडिशनल मॉडल्स जिसमें टाइलर टावा मॉडल्स जो और भी कई सारे 9 मॉडल्स थे वो हमने उसमें कवर अप किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर दैट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपको पढ़ने का, मुझे पढ़ाने का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम सेंटर्ड क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए. मतलब कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे को दीजिए ताकि बच्चा उसे सॉल्व करे. इट फोकस करता है प्रॉब्लम ऑफ लिविंग विच जो है कैन बी लिंक्ड टू परसीव द रियलिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप लाइफ. इट यूजेस द पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स टू एनालाइज. इसमें बच्चे यूज करते हैं अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को बेसिक एरियाज ऑफ लिविंग में एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. द प्रेसिंग इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग जो कंसर्न है आर यूटिलाइज. कि बच्चों का क्या होता है, मैंने एक उन्हें प्रॉब्लम दिया, बच्चे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस से रिसोर्सेज से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द हार्वर्ड स्पेंसर्स करिकुलम राइटिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रॉब्लम सेंटर है वो हार्वर्ड स्पेंसर के उस पर था. एंड इट एम्फेसाइज्ड ऑन एक्टिविटी दैट सस्टेन द लाइफ, एनहांस लाइफ एंड रेयरिंग द चाइल्ड में हेल्प करता है. जो स्ट्रेंथ है इस करिकुलम की वो सब्जेक्ट मैटर इस तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर में डिज़ाइन किया जाता है कि वो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो प्रोसीजर्स हैं उनके लिए इनकरेज करता है. बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर की हेल्प नहीं मिलती है. टीचर एज ए सपोर्टर बैक पे खड़ी होती है. इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी इनोवेशन दिखाने का मौका मिलता है. स्टूडेंट्स जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन के लिए एक्सपोज होते हैं ताकि उसमें अपने डेवलप कर सके सोशल स्किल्स को, इमोशनल स्किल्स को. तो बच्चा अपने आप अपनी एच एंड एवरी स्किल्स पे वर्कआउट करता है. जो फोकस रहता है वो मोस्टली जो है प्रॉब्लम्स पे रहता है कि बच्चे उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं. इससे उस बच्चे की जो है, एक बच्चा है मैंने उसको जो है प्रॉब्लम दिया, उसने बच्चे ने कौन सा सोल्यूशन लेके आया, बहुत ही अप टू द लेवल सोल्यूशन लेके आया है या नॉर्मल सोल्यूशन लेके आ गया, तो उससे बच्चे की भी हायर ऑर्डर थिंकिंग का पता चलता है. अब जो अनदर मॉडल है, अनदर करिकुलम मॉडल है दैट इज कम्युनिटी सेंटर्ड. क्या है कम्युनिटी सेंटर्ड? कि कम्युनिटी जो सेंटर्ड प्रॉब्लम है इज मेंट टू रीच आउट बियॉन्ड द क्लासरूम एंड इनटू द कम्युनिटी वेयर वर्ल्ड कैन बी चेंज बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर. वो कम्युनिटी जहाँ पर एक कम्युनिटी से रिलेटेड शिक्षाएं मिलती हैं जो सोसाइटी इश्यूज पर बेस्ड होती हैं. दे एक्सप्लोर एंड सॉल्व दोज इश्यूज ओनली. कि वो कम्युनिटी बेस्ड इश्यूज को ही सॉल्व करते हैं. दिस इज वेरी मच एन एक्टिविस्ट मॉडल है. ये एक तरह का एक्टिविस्ट मॉडल है जहाँ पर स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है टू लीडिंग एज एन एक्टिविस्ट फॉर द कम्युनिटी. जहाँ पर वो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या कम्युनिटी जो अफेयर्स हैं या रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट है उसको सॉल्व करने जाते हैं. द फाउंडेशन ऑफ दैट कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम इज बिल्ट फॉर द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ओनली. ठीक है. कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम में स्टूडेंट्स आर एजेंट्स ऑफ द चेंज. कि बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है, स्टूडेंट्स आर सपोज टू चेंज द सोसाइटी, सपोज टू bring the changes into the society because they are the main agents of the society who can only bring those changes. So seeking to make a differences in their community. So the characteristics of that model is to fosters the positive. It fosters the positive social interaction. कि वो जो हमारे सोसाइटी के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस हैं चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के साथ में हो उसमें एक पॉजिटिव फॉस्टर लाता है, पॉजिटिविटी जो है पॉजिटिव व्यू लेके आता है. इट एनकरेजेस द अवेयरनेस बिटवीन द सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. के बीच में जो भी अवेयरनेस है उसको एनकरेज करता है. इन द कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम स्टूडेंट्स आर वर्किंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स within their community and a part of the assessment focus करता है outcomes of their efforts पे to solve those problems. कि बच्चे जो है उसी सोसाइटी के इश्यूज से रिलेटेड, प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड जो है अवेयरनेस से लाने का काम करते हैं और मोस्टली उन्हीं में इंगेज रहते हैं. उन्हीं को सिखाने का मतलब
उस चीज़ के लिए भी स्किल चाहिए कि हाउ टू स्पीक इन द सोसाइटी, हाउ शुड बी कॉन्फिडेंट एंड हाउ वुड बी कॉन्फिडेंट जो है आफ्टर दोज प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, ठीक है. सो द रोल ऑफ द टीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द टीचर tries to help the students to develop those social skills and create the climate or environment for the collaboration and the team building, because in the community centered curriculum first we need the team building, मतलब एक टीम की तरह यहाँ काम किया जाता है. तो बच्चों के अंदर सबसे पहले जब भी हम एक सोशल स्किल्स बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें टीम बिल्डिंग, मतलब आप आपस में कैसे म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को कैसे कोलैबोरेट करके काम करते हैं, ठीक है. तो वो चीज़ें ही सोसाइटी की क्या है, फीचर्स हैं जो बच्चों में डेवलप किए जाते हैं. सोशल स्किल्स बच्चों में मोस्टली कम्युनिटी सेंटर में आपके पास एक सोशल स्किल्स डेवलप की जाती है, कैसे बच्चों में हार्मनी, सिक्योरिज्म, लिबरेशन, लिबरलाइजेशन, इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है ताकि एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो और सोसाइटी में इक्वालिटी आए, राइट. सो ये करिकुलम जो है इन चीज़ों पर फोकस करता है. नाउ इंडिविजुअल नीड्स, एक करिकुलम बनाते हैं हम इंडिविजुअल की नीड्स पे. आज का थर्ड है ये इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल. ये डायनामिक प्रोसेस है. इन दिस करिकुलम जो डिज़ाइन है, नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल डिटरमाइन द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्टिविस्ट प्लान कॉपरेटिवली बाय टीचर एंड पीपल. इसमें बच्चे की जो भी लर्नर है हमारे, उसकी नीड्स क्या है, स्पेसिफिक नीड्स क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डिसाइड करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद क्या सिलेक्शन कर सकते हैं हम, कंटेंट का क्या पैटर्न रखें और क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करें, और फिर उसके बाद प्रोग्राम का इवैल्यूएशन किस तरीके से करें, राइट. This curriculum offers the guidance to teachers on how individualized based on children's interest, strength and needs. तो हम इसमें क्या देखते हैं, बच्चे की फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ किस एरिया में है, बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ मोल्ड हुआ है, वो हम इसमें देख के फिर करिकुलम को डिसाइड करते हैं. इसमें हम देखते हैं कि 4 मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वॉइस, चॉइस, कॉम्पिटेंसी एंड कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स नीड, राइट. हम ये देखते हैं बच्चा, अगर हमने कोई सोसाइटी का इशू क्रिएट किया है और कौन सा ऐसा बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से सोचता है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही बोल्ड तरीके से सोचता है, तो उस किस चीज़ पे आवाज़ उठाए, क्या चॉइस ऑफ एरिया है उसका, किस चीज़ पे वो अपना स्केल करना चाहता है, क्या कॉम्पिटेंट है वो उस एरिया में, या उसको कॉन्टिन्यूस मॉनिटर किया जाता है कि अगर वो उस एरिया में इतना एफिशिएंट है तो उस एरिया में उसको जाना चाहिए, उसको उस एरिया के अकॉर्डिंगली उसको करिकुलम पकड़ा दिया जाता है कि देखिए आपका ये, आप ये पढ़ेंगे, आप उस एरिया में जाके अपनी एजुकेशन करिए. टीचर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच चाइल्ड, बच्चे के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन रखती हैं एंड देन प्लान करती हैं कि कौन से एरिया में बच्चे को जाना है. एंगेजिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को एंगेज करके रखती है इनटू द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, कि बच्चा जितनी जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उतने बच्चे के अंदर की जो कैपेसिटी है, स्किल्स है, वो निखर के आएगी, ठीक है. अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू हैव अ कंट्रोल एंड एनकरेजिंग द कोलैबोरेशन, दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द लर्नर सेंटर टीचिंग के लिए. करिकुलम प्रोवाइड्स करता है अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिव. लर्निंग एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कि बच्चा सीख रहा है, कि देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रिस्पॉन्सिव बनाना है, गुड रिजल्ट लेके आना है, तो एजुकेशन को बच्चे की नीड्स, स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट के ऊपर रखिए. स्टेप्स क्या क्या है इसमें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली नीड्स को डिसाइड कीजिए कि बच्चा एक्चुअली चाहता क्या है, देन उस नीड्स को ट्रांसलेट कीजिए ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है. देन स्प्लिटिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स इनटू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके स्पेसिफिक क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन ग्रुपिंग दीज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इनटू सब्जेक्ट्स, कि जो जो ऑब्जेक्टिव्स कह रहे हैं कि बच्चा डांस सीखना चाहता है, बच्चा स्टेज शोज करना चाहता है, बच्चा जो है सिंगिंग भी करना चाहता है, तो मेरे ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मुझे लगा कि इसको क्या करना चाहिए, म्यूजिक एंड डांस में कोर्स में जाना चाहिए. तो उसके लिए थोड़ी सी उसको थ्योरी समझनी पड़ेगी, पास्ट हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने फिर डिराइविंग द सब्जेक्ट्स फ्रॉम अबव क्लासिफिकेशन, देन स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, उस सब्जेक्ट मैटर मैं बच्चे के लिए लेके आई हूँ, फिर उसके लिए मैंने उसके लिए टाइम्स रिक्वायर्ड जो भी है इम्प्लीमेंट किया, एंड देन उसको इवेलुएट किया, राइट. सो दीज आर ऑल द इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल. अब आते हैं आउटकम बेस्ड. क्या है आउटकम, किस तरीके का आउटकम हमें चाहिए. ये एक इंटीग्रेटिव मॉडल है, ये एक तरह का इंटीग्रेटिव
मॉडल है, यानी कि पर्पस ड्रिवन, हम किस पर्पस के साथ मॉडल बना रहे हैं। एक तरह का इंस्ट्रक्शनल मॉडल है। तो ये की पॉइंट्स हैं इसके कि ये एक तरह का इंटीग्रेटिव मॉडल है, एक तरह का इंस्ट्रक्शनल मॉडल है, जस्ट अ सेकेंड, इस पे जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार वॉल्यूम भी तेज कर लेती हूँ। ओके, पूरी है वॉल्यूम तो ठीक है। ओके, चलिए वापस आते हैं। ये सपोर्ट करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दे वर्क टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली यूजिंग थिंकिंग स्किल्स एंड ऑल। ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, इंडिपेंडेंट जो है थिंकिंग, इंडिपेंडेंट ये एक जो है स्टूडेंट की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को सपोर्ट करता है। दिस मॉडल सपोर्ट्स करता है स्टूडेंट्स लर्निंग को अक्रॉस द एकेडमिक सब्जेक्ट्स लाइक व्हाइल एम्पावरिंग देम टू बिकम एन इंडिपेंडेंट लर्नर। ये उन दो सब्जेक्ट्स को फोकस करता है जो बच्चे की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को सपोर्ट करता है। एम आई गेटिंग? क्या कहना चाह रही हूँ मैं? आउटकम बेस्ड का मतलब होता है ओनली दो सब्जेक्ट जिसमें बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इन अ सिंपल वर्ड्स, मान लीजिए मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया बच्चे का, मैं साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ा रही हूँ, मैं सोशल साइंस भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन वो मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दैट मीन्स मैथ्स उसका एक फोर्टे है, मैथ्स उसका एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करता है। तो मैं मैथ्स में उसको सपोज करूँगी कि मैथ्स में आप आगे जाइए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज कीजिए जो मैथ्स में आपको और अच्छे से आपकी थिंकिंग स्किल को डेवलप करें। जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हम कंटेंट लेते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड्स लेते हैं, रिसोर्सेज बनाते हैं कि क्या क्या रिसोर्स है जो हमें हेल्प करेंगे, एंड देन उसके बाद हम असेस करते हैं, राइट। स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल है ये, जो कि फोकस करता है एम्पिरिकली मेजरिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। दिस मॉडल डिफाइन करता है कि स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड अरेंज द करिकुलम सो दैट जो इंटेंडेड आउटकम्स हम चाहते हैं वो अच्छे से आए। इसके बाद ये करिकुलम जो डिज़ाइन है टीचिंग दैट एम्फसाइज करता है कि व्हाट लर्नर शुड नो। ठीक है, ये करिकुलम ये बताता है कि लर्नर व्हाट शुड द लर्नर नो, कि लर्नर को क्या पता होना चाहिए, क्या उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्या डेमोन्स्ट्रेट एंड हाउ टू अडैप्ट द लाइफ बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन। आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है मीन्स क्लियरली फोकस करता है, ऑर्गेनाइज करता है एवरीथिंग इन द एजुकेशन सिस्टम अराउंड द नीड्स ऑफ द लर्नर। मैंने आपको वही बार बार इसमें एक ही चीज़ बोली है आउटकम बेस्ड में, कि मोस्टली जो भी एजुकेशन बच्चे को दी जाती है वो उसके अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, आउटकम्स लाने के लिए की जाती है, उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए ली जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया टू डेवलप द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज while focusing on developing the critical thinking। मैंने वही बताया यहाँ पे, बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रही हूँ, जो कीवर्ड बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ, इट कैटर्स द इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बच्चा खुद सोचना सीखे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को सपोर्ट करता है, इंस्ट्रक्शनल मॉडल को सपोर्ट करता है। इट हैज़ टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट कहता है डीप एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी, है ना, एंड सेकेंड द यूज ऑफ क्रिटिकल। ये मेन की पॉइंट है इस चीज़ का, पूरी थ्योरी का। इन दिस मॉडल टीचर्स क्या करती है, फैसिलिटेट करती है कि स्टूडेंट्स एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि बच्चा किस तरीके से इंफॉर्मेशन ले रहा है, कैसे उसे यूज़ कर रहा है, कैसे उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये टीचर का रोल है। It relies on the formal strategies that teach students how to analyze and interpret those information। कि ये टीचर जो है बच्चे को सिखाती है कि जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो उसको एनालाइज करके कैसे यूज़ करना है, ये भी एक मेन है। This model is considered one of the best models for teaching conceptual knowledge। Teaching the conceptual knowledge की कोई कॉन्सेप्ट जो नॉलेज है उसको टीच करना है, वो बेस्ट वे है यहाँ पे कि पहले उस चीज़ के फैक्ट्स को जर्नलाइज करें, कॉन्सेप्ट बनाए एंड देन उसको जर्नलाइज करें। दिस मॉडल इज कंसीडर्ड वेरी इफेक्टिव इन एड्रेसिंग द गोल्स टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग। बार बार वही चीज़ें रिपीटेड है कि यहाँ पर मोस्टली सबसे पहले इंडिपेंडेंट थिंकिंग सपोर्ट होती है, क्रिटिकल थिंकिंग सपोर्ट होती है, जो भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड, डीप अंडरस्टैंड किया जाता है ताकि आउटकम अच्छा आए।
ठीक है। इसमें जो आप इम्प्लीमेंटिंग लेसन्स विद दिस मॉडल अगर हमको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले ओपन फेज है, इनके लर्नर डिस्क्राइब करता है, कंपेयर एंड सर्च करता है पैटर्न इन डेटा। फिर कैजुअल फेज आता है जिसमें हम स्टूडेंट्स जो है एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज, किस किस टॉपिक में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थॉट, परसेप्शन क्रिएट होते हैं, कॉम्पिटेंसी क्रिएट होती है। एंड देन हाइपोथेटिकल फेज आता है जिस फेज के अंतर्गत हाइपोथेसिस फॉर्म होते हैं, सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है। एंड देन द फोर्थ वन इज क्लोजर या एप्लीकेशन, जहाँ पर बच्चों ने जो भी जर्नलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, जो उसने अपने आप सोर्सेज रिसोर्सेज जो है यूज करके जो जर्नलाइज की है इंफॉर्मेशन, उसको नाउ द टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट, अप्लाई दैट एंड देन उसके बाद उसको समराइज ऑफ द कंटेंट। सो दीज आर द 4 स्टेप्स हैं जहाँ पे हम आउटकम में कहते हैं सबसे पहले ओपन फेज, कैजुअल फेज आता है, फिर हाइपोथेटिकल जहाँ पे वो हाइपोथेसिस लगा के चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, देन क्लोजर एंड एप्लीकेशन फेज आता है जहाँ पे वो अप्लाई करता है, राइट। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट आता है क्लैरिटी हमें रखनी है, चीज़ों की फोकस रखना है, बैकग्राउंड डिजाइन करके रखना है, हाई एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे चीज़ों की। तो प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे चीज़ों की फोकस जो मोस्टली रहता है वो क्लैरिटी पे रहता है कि बच्चों को सिचुएशन है या प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरीथिंग की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। डिजाइनिंग द बैकवर्ड्स, मतलब चीज़ों के जो बैकवर्ड्स हैं वो डिसाइड रहते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं क्योंकि जब मैं कहती हूँ मैंने बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है तो मैं उसे एक्सपेक्टेशंस भी हाई रखूंगी। एंड देन एक्सपेंड द अपॉर्चुनिटी, एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है बिकॉज हमारा जो बच्चा है, जो हमारा लर्नर है, वो उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है बिकॉज उसका आउटकम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग बहुत ही अच्छा रहता है, तो ये बहुत ही एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाता है, ठीक है। अडॉप्टिंग दिस अप्रोच, अगर मैं आउटकम अप्रोच अडॉप्ट करती हूँ, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग में, तो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ वर्क है जहाँ पर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग जो है प्रोग्राम एनहांस होता है। जैसे फर्स्ट इंटेंडेड, कि हम जो सोचा है हमने वही इंटेंडेड जो लर्निंग है वही हमारी आउटकम में आती है कि एज अ स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड क्लियरली व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू, कि हम सबसे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा क्या करने लायक है, हम उसका टेस्ट वगैरह लेके हम उसका एक जो कॉम्पिटेंट एरिया है वो डिसाइड यहाँ कर लेते हैं। फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं करिकुलम को, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को, लर्निंग जो है मटीरियल्स को, असेसमेंट को, हम सब उसी इंटेंडेड लर्निंग के बेसिस पे, आउटकम के बेसिस पे सब चीज़ें अलाइन कर लेते हैं। देन फिर हम उसे कलेक्ट करना शुरू करते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से, यानी कि रिसोर्सेज को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। एंड देन फाइनली जो है इम्प्लीमेंट का टाइम आता है फ्रॉड प्रोग्राम के, कितना आउटकम बच्चे में देना है। जैसे अगर हम कहेंगे कि आउटकम वर्सेस ट्रेडिशनल अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ट्रेडिशनल जो मॉडल है वो सिर्फ एक नॉलेज पर बेस्ड होता था कि बच्चे को ज्ञान देना है, बच्चे के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन को ठूसनी है, ओनली कंटेंट हमें जो दिया गया है उसको कवर करना है। बट जो आउटकम बेस्ड है, जो आज का बेस्ड है, उसमें हम नॉलेज भी देखते हैं, उसमें बच्चे की हम कॉम्पिटेंसी भी चेक करते हैं, उसके बाद बच्चे का एटीट्यूड भी चेक करते हैं। तो ये आउटकम जो है वो 3 एरियाज, 3 स्ट्रैटेजी, 3 टारगेट्स के ऊपर फोकस करता है। तो जो हमारा पैराडिग्म है वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम द कंटेंट बेस्ड नॉलेज से आउटकम बेस्ड नॉलेज पे, ठीक है। सो दिस इज द आउटकम बेस्ड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन द आउटकम बेस्ड, जिसमें मोस्टली जो कीवर्ड आएगा वो आता है इंडिपेंडेंट, जो स्किल्स है, थिंकिंग है, उसको डेवलप करना। दिस इज द इंटीग्रेटिव मॉडल है जिसमें चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है, राइट। और है जो भी क्रिएटिव स्किल्स है उसको जो है सपोर्ट करते हैं, क्रिएटिव स्किल्स को, इनोवेटिव स्किल्स को सपोर्ट करते हैं, कॉम्पिटेंट एरिया जो है उसमें कॉम्पिटेंसी क्रिएट करते हैं, अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोसाइटी इन इटसेल्फ। तो ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज इंटरवेंशन मॉडल। बहुत ही अच्छा मॉडल है ये भी, बहुत ही जो है अच्छा इसने रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि इसीलिए इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, राइट। क्या है इस मॉडल का नाम? रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन से समझते हैं कि इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है, कि इसमें रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें रिस्पॉन्स आता ही रहता है। वो एक्शंस, इंटरवेंशन का मतलब है कि एक्शंस
टेकन टू इम्प्रूव, टेकन एक्शंस जो है टेकन टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सेज। समझ रहे हो? इंटरवेंशन इज लाइक कि हम किसी चीज़ के रिस्पॉन्स के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, एक किस तरह की अप्रोच में हम कैसे काम करते हैं, देखिए ये है एकेडमिक इंटरवेंशन टू प्रोवाइड अर्ली सिस्टमैटिक एंड अप्रोप्रिएटली एंड इंटेंसिव असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन। बहुत ही इंटेंसिव, सिस्टमैटिक, अप्रोप्रिएटली डिजाइंड जो है असिस्टेंस बच्चे को दी जाती है हु आर एट द रिस्क ऑफ ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। जो बच्चे अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उन बच्चे को हम क्या देते हैं, एक इंटेंसिव असेसमेंट देते हैं। क्या देते हैं? एक इंटेंसिव असिस्टेंस, असेसमेंट नहीं, दिस इज कॉल्ड असिस्टेंस। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कितने लेवल पे बच्चे को क्या क्या चाहिए। सपोज मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल लूंगी, मेरी क्लास में एक बच्चा है जो कि अंडर परफॉर्मिंग है, बहुत ही गलत, बहुत ही कम रिजल्ट लेके आ रहा है। मैंने उसको इंटेंसिव असिस्टेंस मतलब मैंने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के ये चेक किया कि उसको कहीं सुनने में प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको मैंने कहा ठीक है आपको सुनने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक हेयरिंग एड ला के दे रही हूँ, ताकि जो भी कमी है, यानी कि आपको सुनाई नहीं देता, अगर आप सुनने लगोगे तो ऑब्वियसली आपका रिस्पॉन्स अच्छा आने लगेगा। तो मैंने उसको एक हेयरिंग एड्स ला के दिया, उसने हेयरिंग एड्स लगाया, उसने सुनना शुरू किया। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये बच्चा तो परफॉर्म अब भी नहीं कर रहा है, तो उसके बाद उसकी क्या प्रॉब्लम है जो वो परफॉर्म अब नहीं कर पा रहा है। फिर मैंने समझा नेक्स्ट टू द लेवल पे कि मैंने फिर ये समझा कि उसको स्पीकिंग प्रॉब्लम है, मतलब वो बोल भी नहीं पाता है। ठीक है, सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। फिर मैंने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके उसकी स्पीकिंग स्किल्स पे वर्कआउट करने की वर्क करना शुरू किया। तो मैं हर हालत में एक रिस्पॉन्स चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि बच्चे के अंदर जो भी कमी है वो पूरी हो, कमी हटा दी जाए ताकि वो आगे रिस्पॉन्स दे। ठीक है, सो ये जो काम होता है वो कौन से बच्चों के अंदर होता है, ये करिकुलम बनाया जाता है अंडर परफॉर्मिंग बच्चों के लिए जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम डिसेबिलिटी और ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, उन रीजंस को फाइंड आउट करना, उन रीजंस को सॉर्टेड आउट करना, फिर बच्चे के अंदर जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको निकालना। RTI जो है सीक्स टू प्रमोट द एकेडमिक सक्सेस थ्रू यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, मतलब आपको यूनिवर्सली जो है देखा जाता है, स्क्रीन किया जाता है, हर एक प्रोग्रेस, हर एक चीज आपकी ऑब्जर्वेट होती है। अर्ली इंटरवेंशन, फ्रीक्वेंट प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग। याद रखेगा यहाँ बार बार जो वर्ड्स आएंगे वो आएंगे स्क्रीनिंग, क्योंकि यहाँ पर हर एक बच्चा, स्क्रीनिंग का मतलब है अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। हर टाइम बच्चे की हर एक जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर किया जाता है, इंटेंसिव रिसर्च किया जाता है उस बच्चे के ऊपर, ताकि हमें उसकी जो भी जो डिफिकल्टी, प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, उसको हम दूर कर सके। एंड दिस इज मल्टी लेवल अप्रोच है, ये एक ही लेवल पे नहीं होता है, काफ़ी लेवल पे जाके बच्चे की प्रॉब्लम को सॉर्टेड आउट किया जाता है, उसको एड्स प्रोवाइड की जाती है, उसको जो भी ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाती है। राइट, मॉडल इज डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन विद माइल्ड डिसेबिलिटीज। इंटरवेंशन डेवलप्ड किया जाता है थ्रू दीज कॉल्ड स्ट्रैटेजीज। जिससे स्ट्रैटेजीज होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस होते हैं। सबसे पहले लर्निंग स्ट्रैटेजी, डेवलप्ड फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी। किन बच्चों के लिए होता है? उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी सी डिसेबिलिटीज है, हुआ लैक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स, जिसमें लैक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो इंफॉर्मेशन अडेप्ट ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए, जिन्हें प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है टास्क को समझने में और करने में। सेकेंड स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन जो आता है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन लैक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो ठीक ढंग से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है दूसरा, सेकंड में आता है कंटेंट एनहांसमेंट रूटीन, कंटेंट को एनहांसमेंट रूटीन, ये क्या है? दिस इज यूज्ड टू एनहांस their delivery of content information and improve the students understanding and recall the content. It is who cognitively and emotionally challenged, और ये किस चीज के लिए, किस उसके लिए है? जो बच्चा cognitively और इमोशनली चैलेंज्ड है। ठीक है, मैं फिर से जो है रिपीट करती हूँ, थोड़ी सी स्क्रीन मैं वो ले लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वाइट बोर्ड पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
यस, तो हमने इसमें सबसे जो पहले हमने दो चीज़ें सीखी, इसमें हमने सीखा कंटेंट से रिलेटेड है, एंड द फर्स्ट वन इज द लर्निंग स्ट्रैटेजी। जस्ट अ सेकंड, यही कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला आता है लर्निंग स्ट्रैटेजी। लर्निंग स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन उन बच्चों के लिए किया जाता है जो बहुत ही कम तरीके से लैक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब बहुत ही कम तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं, जिन्हें कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी है, जो ठीक ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा जिन्हें कंटेंट, मतलब कंटेंट क्रिएट करने में, कंटेंट समझने में, कंटेंट की एनहांसमेंट में प्रॉब्लम आती है। वो कौन से हैं? जिन्हें, जो बच्चे कॉग्निटिवली एंड इमोशनली वीक है। ठीक है, थर्ड स्टेज पे जब हम आते हैं, जो रिकॉल करने में जिन्हें प्रॉब्लम आती है, जो इमोशनली चैलेंज्ड है, उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है। थर्ड में आता है एम्पावरमेंट। थर्ड में आता है एम्पावरमेंट, जहां पर स्टूडेंट्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एंड क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर स्टूडेंट्स। इस स्टेज पे आके बच्चे खुद को एम्पावर कर पाते हैं। लर्निंग स्ट्रैटेजी का मतलब है, हम बच्चों को हमने लर्निंग चीज़ें दी पढ़ने के लिए, ठीक है, वो नहीं पढ़ पा रहे बिकॉज यहाँ पर डिसेबिलिटी का जो रेंज है या लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अप होता है। फिर अभी हम इसकी स्ट्रैटेजीज आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कंटेंट की तरफ ध्यान देते हैं, फिर बच्चों के एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देते हैं कि जब बच्चे ने नॉलेज ले ली है, ज्ञान उसमें बट गया है, अब उनके एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डालना है। क्या डालना है हमें? उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। उनको अब क्या करना है? पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि आपस में एक फ्रेंडशिप क्रिएट करने के लिए आगे लेकर जाना है। यहाँ पे हम लेवल देखिए, पहले पिक्चर देख लेते हैं। इसमें इस मॉडल में तो मल्टी टायर होता है। सबसे पहले आता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड। देखिए, परफॉर्मेंस मतलब हमने क्लास में बच्चों को डाला, ठीक है, उनको जो है यूनिवर्सली स्क्रीनिंग, उनको जो है कॉन्टिन्यूस स्क्रीन करते रहे, उनकी ऑब्जर्वेशन करते रहे। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब हम डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस उनको देते रहे। स्टैंडर्ड पेज, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हम देते रहे, जिस तरीके से देते रहे, हम उनको यहाँ पर ऑब्जर्व करते रहे। जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस जो है हम ऑल द स्टूडेंट्स में बांटते रहे। फिर जिनके रिस्पॉन्सेज अंडर ग्रेड थे, अंडर रेटेड थे, बहुत ही कम रिस्पॉन्सेज थे, उसमें से हमने बच्चे उठाए। ठीक है, मान लीजिए 80% जो बच्चे थे उनके जो रिस्पॉन्सेज थे वो अंडर रेटेड थे, जो उसमें से बच्चों के काफ़ी अंडर रेटेड परफॉर्मेंस थी, तो हमने 80% बच्चों को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। वहाँ हमने टारगेट किया बच्चों को कि ये बच्चा कम सुनता था, ये बच्चा, इस बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इस बच्चे को स्पीकिंग प्रॉब्लम है। तो हमने उस बच्चे, टारगेट ग्रुप हो गया कि हम, मुझे इसकी किसी भी तरीके से हेयरिंग प्रॉब्लम को दूर करना है, मुझे इसकी लर्निंग प्रॉब्लम को दूर करना है, मुझे इसकी स्पीकिंग प्रॉब्लम को दूर करना है। तो मेरे टारगेट हो गया। अब इसमें मैंने इंटरवेंशंस फेल्ड टू स्टूडेंट्स नीड इंक्रीज द लर्निंग टाइम, उनको ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ाना शुरू किया। 1 to 1 का मैंने इसमें रखना शुरू किया कि एक टीचर के ऊपर एक बच्चा होगा। प्रॉब्लम्स देनी शुरू की, उनके डेटास को एनालाइज करना शुरू किया, उनके बीच में जो कमियां हैं उनको मैंने फिर एनालाइज करते करते मैंने, जैसे हेयरिंग वाले बच्चे को हेयरिंग एड्स दे के, लर्निंग वाले बच्चे को स्पेशल स्पीकिंग प्रॉब्लम जो है इक्विपमेंट्स लगा के, और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनकी सारी कमियों को दूर करते करते फिर मैंने देखा स्टिल 15% ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अंडर रेटेड है। उनको मैं नेक्स्ट लेवल तक ले गई कि हो सकता है इनके अंदर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके इंटेंसिव चीज़ें होने लगी। इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव कहते हैं ना हेल्प, या इंटेंसिव चीज़ें का मतलब हो गया जैसे इंटेंसिव रेमेडिएशन, बहुत ही डीप में जाके रेमेडिएट करना शुरू किया, इन डेप्थ जाके असेसमेंट देना शुरू किया, इन डेप्थ जाके उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना शुरू किया, ताकि जितने 15% बच्चे हैं, ठीक है, जितने 15% बच्चे हैं उनको किसी ना किसी तरह में और अच्छे लेवल पर लेकर जा सको। स्टिल 5%, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ मेरे 100 यानी कि ऑल स्टूडेंट्स से मेरे ओनली 5% स्टूडेंट्स ऐसे रह गए जो बिल्कुल स्टिल अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रादर उन 100% से अच्छा है कि 5% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और बाकी जो भी 95% बच्चे हैं नाउ दे आर ट्रीटेड, वो अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं। तो इस मॉडल के अंदर काफ़ी रिस्पॉन्स आता है और ये मॉडल बहुत ही अच्छा है। तो आपको याद करने का यही तरीका है, सबसे पहले बच्चों से परफॉर्म कराया गया,
परफॉर्मेंस दिया गया, फिर बच्चों को टारगेट किया गया कि बच्चों के साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है टारगेट करनी है, एंड देन उसको इंटेंसिव हो गया, हर चीज़ उसको इंटेंसिव देने लगे, क्योंकि हमें पता है ये बच्चे जो है वो स्पेशल बच्चे हैं, तो मैंने उनको इंटेंसिव रेमेडिएट किया, इंटेंसिव काउंसलिंग किया, इंटेंसिव असेसमेंट किया, इंटेंसिव मॉनिटर किया और उनकी चीज़ों को और उनकी प्रॉब्लम को समझा। बस यही बातों को यहाँ पर थ्योरी में लिखा है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि टायर 1 जो है फोकस करता है स्पेसिफिकली विद इन द कोर करिकुलम, कि जो कोर करिकुलम बच्चा पढ़ रहा है, टारगेट अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% जो जनरल स्टूडेंट्स हैं बॉडी शुड बी एबल टू मीट द ग्रेड लेवल नॉर्म्स विदाउट एडिशनल असिस्टेंस, ठीक है, एडिशनल असिस्टेंस के बिना, राइट, बियॉन्ड द फर्स्ट टायर। सो स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली डोंट परफॉर्म विद इन द एक्सपेक्टेड लेवल, उसको हम आगे लेकर गए, ठीक है, जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एक्सपेक्टेड लेवल तक। टायर 1 इंस्ट्रक्शंस आर देन प्रोवाइडेड द एडिशनल सप्लीमेंट्री इंटरवेंशन, उनको फिर एक एडिशनल क्या मिला, सप्लीमेंट्री मिली, फिर उन्हें टायर 2 में लेकर गए, वहाँ पर सप्लीमेंट्री इंटरवेंशन का मतलब जैसे मैंने हेयरिंग एड्स की बात कर रही हूँ, फिर अप्रॉक्सीमेटली ऐसे 3 से 6% ऐसे बच्चे हैं जो विल कंटिन्यूसली डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको फिर हम नेक्स्ट लेवल तक यानी कि टायर 3 पर लेकर गए, जहाँ पर इंटेंसिव लेवल ऑफ इंटरेक्शन उनको मिला, ठीक है, जहाँ पर RTI यानी कि एजुकेटर्स जो थे कैन गेट द इनफ एविडेंस बेस्ड डेटा टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटीज दैट पुअर ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस इज ड्यू टू द इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस। तो ये कोशिश की गई वहाँ पर कि बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि उनको इंटेंसिव केयर नहीं मिल रही है, उस वजह से उनकी ये हालत है, तो वो इंटेंसिव केयर उनको मिली, ठीक है, सारे टायर्स पे बहुत ही अच्छे से वर्क किया गया। सो ये बहुत ही अच्छा मॉडल है और ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट मॉडल पे, CIPP मॉडल है। CIPP जिसे कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल है, डेवलप्ड बाय द स्टेफल बीन, ये याद रखिएगा, ये स्टेफल बीन ने दिया है जो 1983 में आया था। दिस इज बेसिकली सिस्टमैटिक वे ऑफ लुकिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट, के जो भी करिकुलम में डेवलप कर रहे हैं उसको हमें कैसे देखना है, सिस्टमैटिक तरीके से देखना है। इट डेवलप्स द मीन्स ऑफ लिंकिंग इवैल्यूएशन विद द प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, कि हमें लिंक करना है इवैल्यूएशन को, aims to provide the analytic and rational basis for programming. It provides you analytic and rational basis, ये हमें rational basis देते हैं, ये हमें cycle of planning है यहाँ पे, जो कि ऐसे चलता है, कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, देन उसके बाद इनपुट डाला, उसके बाद देन ये प्रोसेस हुआ एंड देन फिर प्रोडक्ट निकल के आया, है ना, फिर ऐसे एक तरीके का क्या है, ये साइकिल ऑफ प्लानिंग है जो कि स्ट्रक्चर्ड रहती है, ठीक है, रिव्यू एंड रिवाइजिंग द डिसीजंस ईच एग्जामिन्ड थ्रू अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन, हर एक का डिफरेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस है कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उसका क्या इवैल्यूएशन रहेगा, तो हर एक लेवल का अलग से इवैल्यूएशन प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें हम बात करते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन, कौन कौन सी ज़रूरत है जिनको ध्यान रखना है, तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे। फिर हम ध्यान रखते हैं इनपुट, कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, नाउ इट शुड की हाउ शुड इट बी डन, कैसे करना है ना, इनपुट्स क्या क्या डालने हैं, इनपुट्स डालने के बाद हम ये देखते हैं प्रोसेस क्या है, यानी कि इज इट बीइंग डन, क्या ये हम कर लिया है ना, कि वॉज द डिज़ाइन वेल एग्जीक्यूटेड, क्या हमने वेल डिज़ाइन एग्जीक्यूट कर लिया है, एंड देन प्रोडक्ट की क्या प्रोडक्ट निकल के आया है, इज इट सक्सीडिंग, क्या जो मैंने दिया है डिलीवर लेसन्स किया है क्या वो सक्सीडली मैंने कर लिया है, जो एफर्ट्स मैंने दिए हैं उसका प्रोडक्ट अच्छा आया है, ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल चलता है। और क्लियर करते हैं इस चीज़ों को, इस मॉडल में हम ये देखते हैं, जब हम कॉन्टेक्स्ट का इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन हो गया, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था हम ये देखते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन, कौन सी नीड्स हैं जिसे हमें करनी है। जब हम इन चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि जो जो हमने चीज़ लिस्टेड आउट की है वो सही है, हम एसेस करते हैं कि जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है रेडीनेस का प्रोजेक्ट को वो सही है,
जो हम बच्चे को एनवायरनमेंट दे रहे हैं क्या वो सही है। एग्जामिन वेदर एग्जिस्टिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज आर अटेंड टू द नीड्स, और जो गोल्स हम डिसाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स क्या वो सही है। नीड्स की असेसमेंट करते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नीड्स असेसमेंट, कि जो ज़रूरतें मैंने लिस्टिंग आउट की हैं क्या उसकी ज़रूरत एक्चुअली में है। हम उसके ऊपर रैशनल थिंकिंग करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं कि जो नीड्स मैं डिसाइड करके बैठी हूँ कि मान लीजिए मुझे जो है मार्केट जाना है, मुझे उसमें लिस्ट है मेरे पास कि मुझे ये लाना है ये लाना है, तो क्या मुझे एक्चुअली उन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या मेरे जो मैं खाना बना रही हूँ उसमें उन चीज़ों की ज़रूरत मुझे लगेगी, क्या उसकी स्ट्रेंथ, क्या मान लीजिए अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसके ना होने से भी मेरा काम अच्छा हो जाएगा तो मैं उसको हटा दूंगी। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस मैं देख रही हूँ। एंड वन ऑफ द बेसिक जो यूज है टू कन्विंस द फंडिंग एजेंसीज को भी क्रिएट करना कि जो बजट मैं वहाँ से ला रही हूँ सामान खरीदने के लिए क्या वो सफिशिएंट है या मुझे मिल जाएगा, क्या वो मेरी एक्चुअली नीड्स को पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर सब चीज़ें नीड्स पर बेस्ड होती हैं। अनदर इज इनपुट। हाउ शुड इट बी डन, और वो कैसे होना चाहिए। नीड्स को लोग डिसाइड कर लिया, या हाउ शुड इट डन, कैसे होना चाहिए। सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे चाहे वो गोल्स हैं, इंस्ट्रक्शन की स्ट्रैटेजीज हैं, लर्नर्स टीचर्स हैं, कंटेंट है, मटेरियल है, सब कुछ यहाँ पर क्या है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे खाने में लगेंगे वो सब मैं यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया है। स्टेप्स एंड जो रिसोर्सेज नीडेड टू मीट द गोल may also include the successful external programs material gathering। so यहाँ पर जो भी ingredients हैं वो मैंने gather करके inputs जो भी मुझे उसमें डालने हैं वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद प्रोसेस पे आते हैं कि वो प्रोसेस अब काम कर रहा है। इज इट बीइंग डन, कि क्या वो प्रोसेस हो गया है। It refers to the ways and means of how the program has been implemented। अब वो प्रोसेस मतलब वो प्रोग्राम अब कैसे चलेगा, है ना। मतलब मैंने सामान भी ले लिया है, अब मैं खाना बना रही हूँ, मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल दिए हैं प्रोग्राम्स में, मॉनिटर करना शुरू किया कि हाँ मेरी जो जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो सारी यूज़ हो गई हैं, और मैंने असेस किया कि विच पार्टिसिपेंट्स एक्सेप्ट एंड कैरी आउट देयर रोल्स, और मेरा रोल अच्छे से मैंने अपना परफॉर्म कर लिया है। मेन पर्पस होता है फीडबैक अबाउट नीडेड मॉडिफिकेशन, मतलब जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन या जो जो नीड्स मैंने लिखी थी, जो जो लिस्टिंग मैंने की थी वो सब अच्छे से मैंने डाल दी है। अब आती है प्रोडक्ट की बारी कि जो मैंने खाना बनाया है, ठीक है, वो कितना सक्सेसफुल रहा है। इज इट सक्सीडिंग, क्या मेरा खाना अच्छा बना है, जो चीज़ें मैं मार्केट से लेके आई हूँ या जिस चीज़ पे मैंने खर्चा किया है। इट इंडिकेट्स दैट प्रोग्राम अकम्प्लिशेज इट्स गोल, जो मैं गोल जिस तरीके से खाना बनाना चाहती थी क्या वो खाना मैंने उसी तरीके से बनाया है। मैं मेजर करती हूँ, इंटरप्रेट करती हूँ, जज करती हूँ अपनी परफॉर्मेंस को। असर्टन द एक्सटेंट टू विच द नीड्स इज ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर मेट, और कितना अच्छा, मतलब जो मैंने सोचा था कितना कितना हद तक मैंने उस चीज़ को पा लिया है ना। जितना इंटेंडेड है या अनइंटेंडेड जो भी मेरे एफर्ट्स थे, है ना, वो कितने अकम्प्लिश हुए हैं वो यहाँ पर देखा जाता है। राइट, ये एक मॉडल है जहाँ पे हम गोल्स, फिर हम प्लान करते हैं, फिर हम उसको एक्शन में लाते हैं, फिर उसका हम आउटकम चेक करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डायमेंशंस ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। ये हम नेक्स्ट एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी उसमें हम करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें एक मॉडल जो है वो रह गया है, वो है केक पैटर्न का, वो हम जो है वो भी मैं साथ में ही करा दूंगी इसके साथ में, डायमेंशन के साथ में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको लेसन जो है वो समझ में आया होगा और सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जाने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लेसन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। सो आई होप अ गुड, थैंक यू, बाय बाय।